क्या हुआ अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां, दर्शन और प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ और भी छिपा है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस उन हजारों साल पुराने रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, जिन्हें शायद हमने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। देखिए, आमतौर पर हम इन ग्रंथों को सिर्फ धर्म और अध्यात्म से जोड़ते हैं, पर क्या ये मुमकिन है कि ये असल में प्राचीन भारत के साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हों? क्या इनमें ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं जो आज भी काम के हों? बस यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। हम पारंपरिक धार्मिक और दार्शनिक समझ से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इन ग्रंथों की एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक जांच कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट किसी थ्योरी को परखता है। यहां बात आस्था की नहीं, बल्कि सबूतों की है। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्रंथ धर्म से आगे क्या है। फिर वैदिक ब्रह्मांड के कोड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भाषा और कंप्यूटर कोड का एक हैरान करने वाला कनेक्शन देखेंगे। प्राचीन इंजीनियरिंग के कुछ कमाल के उदाहरण देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब जानना आज हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो पहला कदम ये मानना बंद करना होगा कि ये किताबें सिर्फ पूजा पाठ के लिए हैं। आज के रिसर्चर्स इन्हें ज्ञान के ऐसे खजानों की तरह देख रहे हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के गहरे राज दफन हो सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर के एकेडमिक्स इस बात को मानते हैं। जैसा कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के काबी प्रसाद पोखरेल कहते हैं, ये ग्रंथ ज्ञान के डबल सोर्स हैं। ये हमें आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाते हैं और वैज्ञानिक समझ भी देते हैं। चलिए अब आते हैं अपने पहले सबूत पर। हम सीधे उतर रहे हैं प्राचीन खगोल विज्ञान की दुनिया में। और ये सिर्फ रात को तारे देखना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की सटीक कैलकुलेशन करने का साइंस था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वेदांग ज्योतिष। नहीं, ये कोई भविष्य बताने वाली किताब नहीं है। सोचिए, ये एक तरह का एंशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम जिसका मकसद सूरज और चांद की चाल के आधार पर एक परफेक्ट कैलेंडर बनाना था। और ये सब पूरी तरह से मैथ्स पर आधारित था। और ये ज्ञान ये कोई एक रात में नहीं आया था। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, ये हजारों सालों के लगातार ऑब्जर्वेशन और सुधार का नतीजा था। ऋग्वेद के समय से लेकर वेदांग ज्योतिष तक ये ज्ञान की एक बहुत लंबी और व्यवस्थित यात्रा रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऋग्वेद में एक खास नंबर बार बार आता है, 3339। आज साइंस हमें बताता है कि ये नंबर सीधे सीधे 18 साल के सौर इक्लिप्स साइकिल से जुड़ा है, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी होती है। सोचिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये तो गहरी खगोलीय समझ का एक पक्का सबूत है। चलिए खगोल विज्ञान से अब एक ऐसे मैदान में चलते हैं जो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि हजारों साल पहले भाषा के नियम बनाने का तरीका आज के कंप्यूटर कोड लिखने जैसा हो सकता है? हम बात कर रहे हैं पाणिनि के व्याकरण की। पर यह सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, इसे एक लैंग्वेज जनरेटिंग मशीन कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कुछ नियमों का इस्तेमाल करके अनगिनत बिल्कुल सही वाक्य बना सकता है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। जरा इस तुलना को देखिए, ये कमाल का है। एक तरफ है पाणिनि का सिस्टम जिसमें करीब 4000 सूत्र हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग। दोनों का लॉजिक बिल्कुल एक जैसा है। नियमों का एक छोटा सेट बनाओ जिससे अनगिनत आउटपुट मिल सकें। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग जमानों ने एक ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन निकाला हो। और ये कोई नई थियरी नहीं है। 1985 में ही एआई रिसर्चर आर ब्रिग्स ने लिखा था कि पाणिनि का सिस्टम और मॉडर्न कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान सैद्धांतिक रूप से एक जैसे हैं। यानी ये दशकों से कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक जानी मानी बात है। अच्छा, अब हम आसमान और भाषा की दुनिया से निकलकर जमीन पर आते हैं, एक ठोस पत्थर जैसे सबूत की तरफ। एक 13वीं सदी का मंदिर जो आज भी सीना ताने खड़ा है। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर का चमत्कार नहीं, ये तो एडवांस्ड इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का जीता जागता उदाहरण है। बस एक पल के लिए सोचिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पत्थर लाए गए। कुछ पत्थरों का वजन 2000 टन तक था, मतलब कई 100 हाथियों के वजन के बराबर। और ये सब 13वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न मशीन के। ये अपने आप में इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अविश्वसनीय कारनामा था। लेकिन असली कहानी तो कुछ और है। जब हम कोणार्क के पत्थर के कटाव की तुलना लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल से करते हैं, तो जो आंकड़े सामने आते हैं
वो हैरान करने वाले हैं। 750 सालों में कोणार्क का पत्थर सिर्फ 2.4 मिलीमीटर घिसा है, जबकि सेंट पॉल कैथेड्रल सिर्फ 314 सालों में 55 मिलीमीटर तक घिस गया। ये दिखाता है कि 13वीं सदी के उन बनाने वालों को पत्थरों के विज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। तो हमने खगोल विज्ञान देखा, भाषा का कोड समझा और इंजीनियरिंग का कमाल भी। पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे वो ब्रह्मांड की गणना हो, भाषा को एक कोड की तरह देखना हो, या फिर सदियों तक टिकने वाली कोई इमारत बनानी हो, इन सब के पीछे एक ही सोच थी, ज्ञान को लेकर एक सिस्टमैटिक, एनालिटिकल और फॉर्मल अप्रोच। और आखिर में यही सबसे अहम बात है, ये सिर्फ कुछ रोचक फैक्ट्स नहीं हैं। ये रिसर्च हमें साइंस के हिस्ट्री को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती हैं। ये बताती है कि ज्ञान की खोज का कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता। दुनिया भर की संस्कृतियों ने अपने अपने अनोखे तरीकों से सच को खोजा है। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर भारत के प्राचीन ग्रंथों में इतना गहरा वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है, तो सोचिए दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में अभी और कितने रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। ये खोज अभी बस शुरू हुई है। हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।